हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। ANC 1 का लेक्चर नंबर 3 है ये। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन। अब ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में यहाँ पर पूरा अच्छे से हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कुछ फीचर एक्सप्लेन कर लेते हैं। ह्यूमन जो है मल्टी सेलुलर है और होलोजोइक है। अब ह्यूमन जो है होलोजोइक का जो मीनिंग है यहाँ पर आप ये कह सकते हो, होलोजोइक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना 5 तरीके से बनाते हैं, यानी 5 प्रोसेस करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो कह सकते हो आप इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और फिर इजेशन, यानी वेस्ट को रिमूव हो जाता है। यानी ये ह्यूमन के अंदर ये सारे प्रोसेस यानी पांचों के पांचों प्रोसेस जो है हमने पढ़ने हैं। और यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में पूरा पढ़ना है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल वो ट्रैक होता है जहाँ से यानी फूड जहाँ से लिया हमने और ये फिर स्टमक आया, स्टमक से फिर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई, ठीक। फिर उसके बाद जो है ये जो वेस्ट है बाहर निकल गया, यानी ये जो कैविटी जा रही है इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं हम लोग। तो इसी के बारे में जो है हमने डिस्कस करना है, इस पे पढ़ना है हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं पहला जो प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है सिंपल कि ह्यूमन क्या करेगा, सबसे पहले इन सॉलिड फूड को पकड़ेगा, यानी कोई भी इनटेक ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले वो खाने को पकड़ता है, उसके बाद वो क्या करता है, डाइजेशन करता है, यानी अपने माउथ के अंदर खाना डालता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कह सकते हो जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन डाइजेस्टिव ऑर्गन के थ्रू होता है। किसके थ्रू? डाइजेस्टिव ऑर्गन। और इसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन काम करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पहला हमारा माउथ, फिर उसके बाद है हमारा फूड पाइप, फूड पाइप में जाता है खाना। फिर उसके बाद जो है हमारा कहाँ जाता है खाना? स्टमक। फिर उसके बाद हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद जो है एनस, यानी रिमूव हो जाता है एनस के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी काम करते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले और माउथ में ग्लैंड्स भी काम करते हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे भी कि किस तरीके से जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि जो माउथ है, माउथ में 2 तरीके का डाइजेशन होता है। आप कहोगे पहला होता है फिजिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। देखिए बहुत सिंपल है इसमें डिफरेंस अगर मैं बताऊं। देखिए फिजिकल डाइजेशन का मतलब है जब हमने खाना खाया तो उसको च्यूइंग करके खाया, यानी चबा चबा के खाया, तो ये भी एक तरीके का डाइजेशन प्रोसेस है। और केमिकल डाइजेशन में आप कह सकते हो माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज होगा जो क्या करेगा, खाने को सॉफ्ट करेगा, ठीक है। और क्या प्रोवाइड कराएगा? बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा। बेसिक आप कह सकते हो एक नेचर होता है जिससे फूड के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो, ठीक। तो माउथ के अंदर जैसे ही खाना गया तो क्या होगा? फिजिकल डाइजेशन होगा। जो च्यूइंग होगा किसके थ्रू होगा? बाय टीथ के थ्रू। केमिकल होगा सलाइवा के थ्रू, सलाइवरी ग्लैंड जो है रिलीज़ करता है ये, ठीक। तो डाइजेशन में हमने पहला पढ़ा, इंजेशन पढ़ा। डाइजेशन में हमने फर्स्ट जो पार्ट था इसका माउथ पढ़ा। उसके बाद जो है हम लोग जो खाना है वो कहाँ जाएगा?
फूड पाइप में जाएगा। ठीक है। अच्छा, माउथ को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। ये याद रखना है आपने कि क्या नाम से जानते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक। माउथ के बाद जो खाना है वो कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। अब फूड पाइप को एक नाम से और जानते हैं, ऑसोफेगस। ठीक, यानी आप कह सकते हो साइंटिफिक नेम जो है फूड पाइप का ऑसोफेगस, यानी जो खाना है माउथ से कहाँ गया, ऑसोफेगस में गया, यानी आप कह सकते हो फूड पाइप जो है ये इस तरीके से। क्लियर। ये माउथ है आपका, एक मैंने रफली डायग्राम बना के दिखाया है, और ये जो ट्रैक होता है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो फूड पाइप है उसमें डाइजेशन नहीं होता है, कुछ भी डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ मूवमेंट होती है किसकी, फूड से नीचे जाने की। यानी जो सलाइवा है माउथ से लगा और जो फूड है वो नीचे जाएगा। ठीक है, धीरे 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 धीरे। अच्छा, जब धीरे धीरे जब फूड ये जा रहा होता है फूड पाइप में, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो यहाँ पर जो फूड पाइप है उसके पास क्या होती है, पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है। ये याद रखने वाली बात है, पेरिस्टालिक मूवमेंट। ठीक है, यानी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी जो फूड है वो धीरे धीरे क्या होगा, स्टमक की ओर आएगा। इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, किसका, फूड पाइप का। तो इसको बोल भी सकते हो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यानी माउथ से खाना कहाँ गया, फूड पाइप में गया, और फूड पाइप में जाने के बाद कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टमक के बारे में भी जान लेते हैं। यानी माउथ से खाना कहाँ चला गया है हमारा, स्टमक में। अब जब स्टमक में जब खाना जाएगा, ये कह सकते हो ट्यूबुलर ग्लैंड है, ट्यूब जैसा होता है, या ट्यूबुलर कह सकते हो आप। जो स्टोरेज है, स्टोरेज हाउस कह सकते हो फूड का, स्टमक। यहाँ पर जब स्टमक में खाना जाएगा तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होगा। देखिए, गैस्ट्रिक जूस जो है 3 कंपोनेंट में रिलीज़ होगा। ठीक है, यानी जो स्टमक में जैसे ही खाना जाएगा उसमें क्या होगा, 3 तरीके से गैस्ट्रिक कंपोनेंट रिलीज़ होंगे, जिसमें पहला है आपका HCl, दूसरा है आपका म्यूकस, तीसरा है आपका पेप्सिन। यानी फूड पाइप से कहाँ जा चुका है खाना, स्टमक में जा चुका है। अब क्या होगा, जैसे स्टमक में गया तो पहली चीज़ क्या होगी, हमारे पेट में खाना जैसे ही जाएगा तो क्या रिलीज़ हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और ये कह सकते हो आप एक तरीके का क्या है, तेजाब है। अच्छा, ये रिलीज़ क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही खाना नीचे की तरफ जाता है तो स्टमक को ये लगता है कि कहीं जो है बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया ना आ जाए, इसलिए ऑटोमेटिकली क्या है, HCl रिलीज़ हो जाता है, यानी एक तरीके का तेजाब, ताकि फूड पर पड़ते ही खाना एक तो सॉफ्ट हो जाए और फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। ठीक है, इसलिए रिलीज़ होता है HCl। सेकंड जो है आप कह सकते हो म्यूकस। म्यूकस क्या है, देखिए स्टमक को मजबूत करने के लिए उसकी एक लेयर, यानी चिपचिपी लेयर कह सकते हो, वो रिलीज़ होती है। देखिए, जब हमारे स्टमक में जैसे हमने खाना खाया तो क्या है, HCl रिलीज़ हो रहा है, तो पेट भी तो जल सकता है, इसलिए क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, म्यूकस रिलीज़ हो जाता है, ताकि क्या कर सके, HCl से बचा सके। यानी म्यूकस का काम क्या होता है, HCl से प्रोटेक्ट करना। ठीक है। थर्ड जो है पेप्सिन है, और पेप्सिन का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को ब्रेक करना, किसमें, पेप्टोन में। तो ये छोटी यूनिट होती है पेप्टोन। ठीक, आगे करते हैं हम लोग। यानी हमने ये पढ़ लिया, माउथ में पढ़ लिया, बक्कल कैविटी पढ़ लिया हमने, उसके बाद ऑसोफेगस पढ़ लिया, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजेनम, तीसरा है इलियम।
अब देखिए जैसे हम आगे बढ़े, फूड पाइप से खाना कहाँ गया, स्टमक में गया। अब स्टमक में जाने से पहले क्या होगा, यहाँ पर कुछ ग्लैंड भी काम करते हैं। यानी जब खाना है कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ड्यूडेनम। अच्छा, जो ड्यूडेनम है उसका जो लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर होता है, उसका जो लेंथ होता है। अब ड्यूडेनम में जो ड्यूडेनम है उसमें ग्लैंड्स काम करते हैं हमारे। यानी ड्यूडेनम में खाना जाने से पहले क्या होगा, ग्लैंड काम करते हैं। और ग्लैंड, पहला ग्लैंड जो है काम करेगा आपका लीवर। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा काम करेगा यहाँ पर पैनक्रियास। अच्छा, हम लोग पहले लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं। लीवर जो है आप कह सकते हो बाइल जूस रिलीज़ करता है। यानी जो लीवर है क्या बनाता है, बाइल जूस रिलीज़ करता है, जो कहाँ पर स्टोर होता है, यानी इसके स्टोर होने की जगह होती है गॉल ब्लैडर। ठीक है, यानी बाइल जूस कौन रिलीज़ करता है, यानी ड्यूडेनम में जाने से पहले खाना कहाँ, लीवर जो है कुछ रिलीज़ करता है येलोइश कलर का गॉल ब्लैडर से। ठीक है, बाइल जूस। अच्छा, बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस का जो काम है आप यहाँ कह सकते हो, एक तो फैट, जो हमारी बॉडी के अंदर फैट है उसको इमल्सिफाई करना, यानी फैलाना उसको, और फैट को तोड़ना भी एक तरीके का काम है, फैट को ब्रेक करना, ये भी एक काम है। दोनों काम जो है बाइल जूस अच्छे से करता है। तो ये तो हमारे लीवर की बात हो गई। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, जो लीवर होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो पूरी बॉडी जो है इफेक्टेड होती है उससे। ठीक, और लीवर ही जो है अपने आप, जैसे मान लीजिए किसी का लीवर थोड़ा बहुत ख़राब है तो ये लीवर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। ये रीजनरेट भी कर लेता है, यानी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है अगर नरिशमेंट अच्छा मिले फूड का। तो बाइल जूस के बारे में मैंने जान लिया। उसके बाद जानते हैं हम लोग पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में, इस तरीके से आप कह सकते हो, और ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ठीक, वो भी किस में, 3 कंपोनेंट्स में, 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला आप कह सकते हो यहाँ पर जो कंपोनेंट है, पहला जो कंपोनेंट है बायोकार्बोनेट आयंस हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो नेक्स्ट जो है आपका कह सकते हो ट्रिप्सिन है, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये 3 पैनक्रियाटिक जूस जो है रिलीज़ होते हैं। अच्छा देखिए, बायोकार्बोनेटिक आयंस जो है ये कंट्रोल करता है बॉडी पीएच, यानी इसका इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो लेवल कम हो, पीएच कह सकते हो एसिडिक मीडियम। इट रेगुलेट पीएच, ये कह सकते हो पीएच। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, इट ब्रेक स्टार्च, और ये भी कह सकते हो आप कि जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है ये भी स्टार्च को ही ब्रेक करता है, छोटे छोटे। तो ये तो मेन जो इसका काम कह सकते हो कि बायोकार्बोनेट का काम क्या है, रेगुलेट करता है पीएच को, और ट्रिप्सिन का काम भी स्टार्च को ब्रेक करना है, और भी काम है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज का भी स्टार्च को ब्रेक करना ही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट काम लिखवाते हैं पैनक्रियास का, वो है आपके पास इट मेंटेन द शुगर लेवल। देखिए, मान लीजिए अगर किसी को बॉडी के अंदर शुगर है तो इसका मतलब क्या है, पैनक्रियास जो है ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, यानी उसको क्या करते हैं फिर इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, यानी पैनक्रियास जो है इंसुलिन भी रिलीज़ करता है।
और इंसुलिन का काम ही क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करना शुगर लेवल को, ठीक। अच्छा, ये शुगर लेवल बढ़ता क्यों है? शुगर लेवल इसलिए भी बढ़ता है ताकि हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट हो सके अच्छे से। जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता, यानी हम लोग एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो क्या है, शुगर लेवल ऑटोमेटिकली क्या है, बॉडी का बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या है, हमको शुगर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है या डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़ में जो है विटामिन के जो है वो बनता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, हमें अगर मान लीजिए हमारे कोई चोट वगैरह लग जाए या फिर कोई घाव वगैरह हो जाए, वो ठीक नहीं होता है जल्दी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। उसके बाद जो है ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम में जाने के बाद जेजेनम में जाता है फूड, और जेजेनम में जाने के बाद जो है इलियम में जाता है फूड, ठीक है, यानी जेजेनम में भी जाता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इलियम। अच्छा, इलियम के अंदर ही कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी जितना भी ऑब्जॉर्प्शन होता है वो सारा होता है। देखिए, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे ऐसे करके आप कह सकते हो। ये मैं इलियम की बात कर रहा हूँ। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे जैसे फूड यहाँ पर टकरा के जाएगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो होता चला जाएगा फूड का। और ये फूड का एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है विलाई, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया और ऑब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। यानी आप कह सकते हो ऑब्जॉर्ब करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को। क्लियर, यानी ये फिंगर, यानी अंदर से जो हमारा इंटेस्टाइन होगा उसके अंदर क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, ठीक। ये कहाँ पर बात कर रहा हूँ, इलियम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है इलियम, उसमें जैसे फूड जाएगा, जैसे धीरे धीरे वो क्या होगा, फूड जैसे टकराएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, इनको बोलते हैं विलाई, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को। क्लियर। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो खाना है वो कहाँ चला जाएगा हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले क्या होगा, एसिमिलेशन भी होगा, ये भी मैंने बताया नहीं। एसिमिलेशन में क्या होगा कि एक बार ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगा, फिर जो है फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी दो पार्ट होते हैं, जिसको कॉलन बोलते हैं जनरली, और एक को बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। अब जो भी फिकल मटेरियल है उसमें से जो भी वाटर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा कॉलन, और फिर रहा बचा जो है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, रेक्टम। और जो इजेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, एनस के थ्रू। यानी ये सारे जो प्रोसेस हैं पांचों क्या होगा, हो जाएंगे। यानी इजेशन में क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरव्यू है किसका, डाइजेशन का, ह्यूमन बीइंग के, यानी ह्यूमन बीइंग किस तरीके से जो है डाइजेशन करता है, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके भी से कह सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल से लेकर एनस तक का जो प्रोसेस है वो हमने तय किया है, यानी पूरा कंप्लीट डाइजेशन, यानी हाउ टू यूटिलाइज फूड। और कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं इसमें छोटी सी। अब देखिए, जैसे बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में टूटता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। जो भी चीज़ है वो ग्लूकोज के अंदर ही टूटती है। उसके बाद जो है प्रोटीन किस में टूटता है हमारा, आप कह सकते हो जो प्रोटीन है हमारा, एमिनो एसिड में टूटता है प्रोटीन हमारा। और जो हमारा फैट है ये किस में टूटता है, फैटी एसिड में। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो ये है, अगर हम इसेंशियल मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो प्रोटीन का इस्तेमाल हम लोग कर नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो प्रोटीन जो है ऑटोमेटिकली फिर किस में टूटने लग जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट में टूटने लग जाएगा तो फिर बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, यानी बॉडी का जो फिगर है, साइज़ है, वो कम ही रहेगा, पतला ही रहेगा वो पर्सन, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी, यानी लेक्चर नंबर 3 जो है समझ में आया होगा। इसी के साथ जो है लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करते हैं,
ठीक है, थैंक यू।